दोस्तों शाम के 7 बज रहे थे। एक लड़की जिसका नाम प्रियंका था अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई में मशगूल थी। ये लड़की यूपीएससी की तैयारी करती थी। इसका सपना था पढ़ लिख करके उसे एक आईएएस अधिकारी बनना था और उसी हिसाब से ये रात दिन पढ़ाई में लगी रहती थी। छोटा सा कमरा था, काफी गरीब लोग थे। उसके पिताजी एक ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवर थे। उसके घर में उसके 2 भाई थे, एक ये बहन थी और एक पिताजी थे। इसकी माँ का देहांत काफी साल पहले हो गया था। उस कमरे में रहने वाले टोटल 4 लोग थे। एक ही कमरा था। उसी कमरे के अंदर एक कोने पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था और एक कोने पर खाना पीना बनाने के बर्तन रखे हुए थे और 2 बेड लगे हुए थे। जिस एक बेड पर ये लड़की अपने एक भाई के साथ सोती थी और दूसरे बेड पर उसके पिताजी अपने एक बेटे के साथ सोते थे। दोनों भाई इसके काफी छोटे थे, 8-10 साल के दोनों भाई थे। जो घर की पूरी जिम्मेदारी थी इस लड़की के नाम पर थी, जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका अपने घर का सारा काम भी देखती थी और रात दिन अपने पढ़ाई में लगी रहती थी। उसके पिताजी सुबह ऑटो लेकर के अपने निकल जाते थे ऑटो चलाने के लिए, तो शाम को 8-9 बजे रात तक अपने घर पहुंचते थे और तब तक ये अपने भाइयों को देख रेख करना, अपनी पढ़ाई लिखाई करना, अपने लिए अपने भाइयों के लिए खाना पीना बनाना, अपने पिता के लिए सारे खाना पीना वगैरह बनाना, उनको जाते समय टिफिन वगैरह बना करके देना, ये सारा काम इस लड़की के ऊपर था। ये सारा काम करते हुए भी वो जी जान लगा करके अपनी पढ़ाई करती थी और उसे उसका एक ही ख्वाब था कि पढ़ लिख करके मुझे एक आईएएस अधिकारी बनना है। उस दिन भी शाम को 7 बजे के आसपास वो पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी अचानक उसके घर में उसके बगल का एक लड़का जिसका नाम रोहन था, रोहन भागते हुए आता है और कहता है, प्रियंका दी, आपके पिताजी को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है और उनको जेल में डाल करके रखा है। जैसे ही वो बात सुनती है कि उसके पिताजी को पुलिस ने अरेस्ट करके और जेल में डाल के रखा है, उसके सिर से पसीने टपकने लगते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे पिताजी तो काफी सीधे साधे आदमी हैं, वो एक ऑटो चलाते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ करके और जेल में डाल करके रखा है। वो काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है अब कैसे मैं जाऊंगी। रोहन कहता है कि दीदी चलो, अगर चलना है तो मैं आपको थाने लेकर के चलता हूँ। लेकिन वो ये सोचती है कि अब इन दोनों छोटे भाइयों को जो अभी सो रहे हैं, इनको ऐसे कैसे छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे अपने पिताजी के पास जरूर जाना ही होगा। वो अपने कमरे को, दोनों भाइयों को अंदर कमरे में छोड़ करके और बाहर से कमरा बंद करके उस पर एक ताला लगाती है और रोहन के साथ भागते हुए थाने पहुंचती है। जैसे ही वो थाने पहुंचती है, सामने जेल के अंदर अपने पिताजी को जैसे ही देखती है और उसके पिताजी जब अपनी बेटी को देखते हैं तो फफक फफक करके और रोने लग जाते हैं। जोर जोर से दहाड़े मार करके उसके पिताजी रोने लग जाते हैं और अपने पिता को इस तरह से रोते हुए देख करके इससे भी बर्दाश्त नहीं होता है। प्रियंका भी रोने लगती है, अपने पिता के नजदीक जाती है और उनके गले से लग करके कहती है, पिताजी क्या हो गया, किस लिए आपको अरेस्ट किया इन लोगों ने। उसके पिता कुछ नहीं बता पा रहे थे। वो कहते हैं, बेटी मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि क्यों इन लोगों ने अरेस्ट किया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि ये लोग मुझे अरेस्ट करके क्यों लेकर के आ गए। ये सारी चीजें जब प्रियंका सुनती है तो अबाक रह जाती है और सोचने लग जाती है आखिर आखिर क्यों मेरे पिताजी को इन लोगों ने अरेस्ट किया। वो अपने पिताजी को ढांढस बढ़ाती है और कहती है, पिताजी चिंता मत करिए, आपको किसी भी तरह से मुझे जो भी करना होगा मैं आपको छुड़वाऊंगी। और वो सीधे थानेदार के पास पहुंचती है। थानेदार के पास पहुंच करके कहती है कि आपने मेरे पिताजी को किस लिए अरेस्ट किया, क्या गुनाह किया था मेरे पिताजी ने जिसकी वजह से आपने अरेस्ट करके मेरे पिताजी को जेल के अंदर डाल दिया और इस तरह से आप लोगों ने मेरे पिता को 3rd डिग्री दिया है जैसे किसी आतंकवादी को दिया जाता है। ऐसा कौन सा गुनाह मेरे पिताजी ने कर दिया। क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की थी, उसे सारे कानून के बारे में पता था, संविधान के बारे में पता था और उसका हक क्या है वो सारी चीजें उसको पता था। वो जब इंस्पेक्टर से, उस दरोगा से ये सारे क्वेश्चन करती है तो दरोगा कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है और गुस्सा में लाल हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी गलत करूंगा। जो भी तुम्हारे बाप ने किया है उसकी सजा मैं दूंगा और दे रहा हूं। तुम कौन होती हो क्वेश्चन पूछने वाली। इस तरह से उल्टी सीधी बातें उसको प्रियंका को करने लग जाता है और उसके बाद प्रियंका कहती है कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है आपसे क्वेश्चन पूछने का और किसी बाप की बेटी के सामने उसके बाप को आप जेल में डाल करके और 3rd डिग्री देंगे, तो मेरा अधिकार है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
और मैं पूछूंगा। हमारा संविधान ने ये हम सबको अधिकार दिया है, हमारी आईपीसी ने हमें ये सारे अधिकार दिया है कि हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपने किस गुनाह के बेस पर उसको अरेस्ट किया है, ये आपको उस व्यक्ति को भी बताना पड़ेगा और उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको भी बताना पड़ेगा। ये सारी बातें जैसे ही वो सुनता है वो और भी गर्म हो जाता है। वो ये सोचने लग जाता है इस लड़की को तो बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो अपने रौब में रहता है, अपने थानेदार होने का जो उसको घमंड होता है, वो घमंड में मदमस्त होता है, चूर होता है और उस लड़की को उल्टी सीधी भाषाएं का इस्तेमाल करने लग जाता है। अपने एक सिपाही से कहता है कि इसको धक्के मार करके और इस थाने से बाहर निकाल दो। एक सिपाही आता है और प्रियंका को धक्के मार करके और थाने से बाहर कर देता है, भगा देता है। प्रियंका वहीं पर थाने के बाहर बैठ करके और फूट फूट करके रोने लग जाती है और कोसने लग जाती है अपने संविधान को, अपने कानून को, कि किस तरह से बेगुनाह को हमारा कानून, हमारा संविधान सजा देता है, किस तरह से इस कानून के रखवाले ही रक्षक ही भक्षक बने पड़े हैं। ये लोग घूस खाने के लिए, चोरी चमारी करने के लिए किसी भी बेगुनाह को जेल के अंदर ले आकर के डाल देते हैं। ये चीजें वो सोचने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है कि मैं किस चीज की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक आईएएस अधिकारी बनने की मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हमारे देश में, हमारे संविधान में इन सब चीजों का कोई भी ये नहीं है। ये सारी चीजें वो सोचती रहती है और काफी देर तक रोती रहती है और रोने के बाद रोहन उसके नजदीक आता है और कहता है दीदी चलो घर चलते हैं। रोहन उसको लेकर के और घर आ जाता है। घर आकर के वो पूरी रात सोती नहीं है, नींद नहीं आता है, लेकिन उसके बाद जो वो करती है उसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बेटी ने अपने बाप के लिए जितना बड़ा कदम उठाया और अपने बाप की इज्जत के लिए, उसके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए एक बेटी ने जो काम किया, उसे जान करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफी हृदय विदारक स्टोरी है, काफी अच्छी और सुंदर कहानी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है शाहजहांपुर और शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम किशोर होता है। किशोर के परिवार में उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 23-24 साल के आसपास थी और उनके दो बेटे थे, 10-12 साल की उनकी उम्र थी। बेटी बड़ी थी, उनकी पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत काफी साल पहले हो गया था। किशोर जी ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो चलाते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी बेटी यूपीएससी की तैयारी करती थी, उसने ग्रेजुएशन काफी अच्छे नंबरों से कंप्लीट कर रखा था। उस लड़की का नाम प्रियंका था। प्रियंका पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। उसका बचपन से ही सपना था कि पढ़ लिख करके मुझे एक आईएएस अधिकारी बनना है। और जब अपने पिताजी से कहती है पिताजी मैं पढ़ लिख करके एक दिन आईएएस अधिकारी बनूंगी, फिर आपको ये ऑटो वगैरह नहीं चलाना पड़ेगा, मैं आपको जिंदगी भर अपने साथ ही रखूंगी, बेशक चाहे मैं कैसे भी रहूंगी। तब उसके पिता उससे कहते हैं बेटी तेरी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर परिवार में मस्त हो जाएगी, फिर तू कहाँ पिता को देखेगी। तो वो कहती है नहीं पिताजी, चाहे मेरी शादी हो जाए, चाहे कहीं भी मैं चली जाऊं, लेकिन जीवन भर आपको अपने साथ ही रखूंगी, ये मेरा वादा है। जब इस तरह से वो अपने पिता को कहती है तो पिता काफी अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होते हैं और खुश होते हैं कि चलो मेरी बेटी ने मेरे बारे में इतना सारा सोचा। और वो बेटी पढ़ने लिखने में हमेशा अव्वल आती है, पढ़ने लिखने में काफी तेज होती है, जिसे देख करके उसके पिता काफी खुश रहते हैं। वो हमेशा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करते रहते हैं और कहते हैं बेटी मैं मेहनत रात दिन करूंगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना। और वो बेटी भी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ती थी, पूरी रात रात भर जग करके पढ़ाई लिखाई करती रहती थी, पढ़ाई लिखाई भी करती थी और अपने पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए खाना पीना से लेकर हर काम की जिम्मेदारी उसी की थी, हर चीज वो देखती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे ही उसने ग्रेजुएशन किया था तब से ही उसने ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी कोचिंग वगैरह लगवा पाए। लेकिन बेटी के अंदर इतनी जोश था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं यूट्यूब से ही पढ़ करके और एक दिन जरूर यूपीएससी क्लियर करूंगी। और वो रात दिन यूट्यूब से तैयारी करती रहती है, पढ़ती रहती है और हमेशा अपने पिता का हर काम में मदद करती रहती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। एक दिन उसके पिताजी सुबह अपना ऑटो लेकर के जाते हैं और ऑटो चलाने के लिए बेटी उनसे कहती है पिताजी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पेपर्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह लेने हैं। उसके पिता कहते हैं बेटी मैं शाम को आऊंगा,
तो जो भी पैसे मेरे पास होंगे सब मैं तुमको दे दूंगा और तुम अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह खरीद लेना, जो भी करना होगा तुम कर लेना। बेटी काफी खुश हो जाती है। पिता चले जाते हैं अपना ऑटो चलाने के लिए। उधर वो ऑटो चला रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं, कुछ पुलिस वाले आते हैं और उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके और थाने लेकर के चले जाते हैं। वो पूछते रहते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मैंने तो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ गाली गलौज नहीं किया, फिर क्यों आप लोग इस तरह से मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मेरे पूरे कागज, मेरे ऑटो के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर है, आप मेरा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मेरे लाइसेंस चेक कर लीजिए, कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तभी वो पुलिस वाले कहते हैं कि दरोगा जी का आदेश है और दरोगा जी के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। उसको अरेस्ट करके लेकर के जाते हैं और जब लेकर के जाते हैं, थानेदार थाने में बैठा रहता है, उसके सामने उसको पेश करते हैं तो थानेदार इससे बात भी नहीं करता है और कहता है इसको सीधे जेल के अंदर डालो और ले जाकर के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। थानेदार कहता है इसको पहले अच्छी तरह से इसकी पिटाई करो, इसको 3rd डिग्री दो। पुलिस वाले उनको मारते हैं, काफी उनको मार देते हैं। वो पूछते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं साहब मैं गरीब आदमी हूं, मैंने क्या गलती किया कि जिसकी वजह से आप लोग मुझे मार रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे मेरी गलती और इस तरह से मारते रहते हैं। थानेदार कहता है कि ज्यादा मुंह मत खोल, नहीं तो मुंह के अंदर तुम्हारे डंडे घुसेड़ दूंगा। इस तरह के जो पुलिस वाले इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, काफी टॉर्चर करते हैं। और ये चीजें वहां से गुजरता हुआ एक लड़का, उन्हीं के कॉलोनी का रोहन को जब पता चलता है, रोहन भाग करके जाता है उसके घर और जा करके प्रियंका से ये सारी चीजें बताता है। प्रियंका जैसे ही ये उसको पता चलता है, वो घर से भाग करके सीधे थाने पहुंचती है और थाना पहुंचने के बाद अपने पिता से मिलती है। उसके पिता उसको देखते ही फूट फूट करके रोने लगते हैं और कहते हैं बेटी मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं कि मैंने क्या गलती किया है, मुझे ले आकर के सीधे जेल के अंदर इन लोगों ने डाल दिया, मुझे 3rd डिग्री दिया है, मुझे खूब मारा है इन लोगों ने। जैसे ही प्रियंका अपने पिता के मुंह से ये सुनती है, उसका कलेजा फट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वो सीधे थानेदार के पास जाती है और जोर से बोलती है कि आपने मेरे पिताजी को किस गुनाह के एवज में अरेस्ट किया है, क्या मेरे पिताजी ने किया है। आपका फर्ज है, आप अगर एक इंस्पेक्टर हैं, थाना इंचार्ज हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसने कौन सी गलती किया है उस व्यक्ति को आपका बताना फर्ज बनता है। लेकिन आपने अभी तक कुछ बताया भी नहीं। आपने कल का अरेस्ट किया हुआ है मेरे पिताजी को, आपका ये फर्ज बनता है कि किसी को अरेस्ट करते हैं तो 12 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपका फर्ज बनता है कि आपको एफआईआर पहले नोट करना होता है, एफआईआर लिखना पड़ता है, लेकिन अभी तक आपने एफआईआर भी नहीं किया है। ये सारी चीजें जब जैसे ही बताती है, ये सारी बातें जब वो इंस्पेक्टर सुनता है तो ये सोचता है कि ये तो काफी नॉलेज है, काफी जानकारी है इसको। फिर वो उसको अपने वर्दी का पावर दिखाने लग जाता है, वो आईपीसी की धाराओं के बारे में उसे बताने लग जाता है। ये लड़की यूपीएससी की तैयारी करती थी, इसको आईपीसी के सारे धाराओं के बारे में अच्छे तरीके से पता था। उसे आदमी का, इंसान का कानून के बारे में सब कुछ पता था, संविधान के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज था उसे। हमारा अधिकार जो है, हमारे अधिकारों के बारे में उसे अच्छे तरीके से पता है। वो उस सब इंस्पेक्टर को उसके अधिकार, आईपीसी की धाराएं और कानून के बारे में जब बताने लगती है तो सब इंस्पेक्टर और चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि ज्यादा कानून मुझे मत सिखाओ, नहीं तो मैं ऐसी ऐसी धाराएं तुम्हारे बाप के ऊपर लगा करके और अंदर बंद करूंगा कि जिंदगी भर वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा। जैसी ये बातें सुनती है, वो बेचारी दंग रह जाती है और सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि अब ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके और मेरे पिताजी के साथ कुछ भी कर सकता है, कोई भी धारा लगा सकता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वो बेचारी चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। वहां से बाहर एक पेड़ के पास आकर के और फूट फूट करके रोने लगती है, अपने पिता की तरफ देखती है और उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा अपने पिता से जाकर के उनसे कुछ बात करे। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल असहाय थी। तभी एक सिपाही उसके नजदीक आता है और उसको बाहर ले आकर के कहता है कि देखो, तुम्हारे पिता की कोई भी गुनाह नहीं है, तुम्हारे पिता ने कुछ भी गलती नहीं किया है। तुम्हारे पिता की सिर्फ इतनी गलती है कि पिछले महीने यहाँ के विधायक जी का जो इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा था, उस कैंपेनिंग में विधायक जी ने पूरे ऑटो वालों को आदेश दिया था, जितने भी लोग थे, कि एक कैंपेनिंग में, उनके मीटिंग में ये पूरे ऑटो वाले अपना ऑटो लेकर के जाएंगे और उनके लोग इस ऑटो में बैठ करके और इधर उधर कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन तुम्हारे पिताजी उस कैंपेनिंग में
अपने ऑटो को लेकर के नहीं गए, जिसकी वजह से कुछ उसी ऑटो वालों ने जाके विधायक जी को बता दिया था कि ये ऑटो वाले नहीं आए थे, और विधायक जी नाराज थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि इन सारों को, जितने भी हमारे कैंपेनिंग में नहीं आए हैं, इन सारों को अरेस्ट करके और जेल में डालो और इनको थर्ड डिग्री दो। ये सारी चीजें जैसे ही प्रियंका सुनती है, उसका छाती फाटने लग जाता है और सोचने लगती है कि आखिर एक छोटे से काम के लिए इतना बड़ा गुनाह, कि जो इंस्पेक्टर, जो कानून का रक्षक है, एक छोटी सी बात के लिए जेल के अंदर डाल देता है। ये कैसे रक्षक हैं लोग? ये रक्षक तो भक्षक हैं। एक विधायक और एक नेता के कहने पर इन लोगों ने बिना भी किसी गुनाह का और जेल के अंदर डाल करके और इस तरह का थर्ड डिग्री दे रहे हैं, जैसे कि एक आतंकवादी को दिया जाता है, एक देशद्रोही को दिया जाता है। ये चीजें वो सोचने लगती है और फूट फूट करके रोने लगती है। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपने पिता को छुड़ाना है तो 15,000 रुपए का बंदोबस्त करो, 15,000 रुपए थानेदार को दे दो और तुम्हारे पिता छूट जाएंगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पिता का FIR भी नहीं लिखा गया है, वो ऐसे ही उसको टॉर्चर किया जा रहा है। 15,000 रुपए का बंदोबस्त करोगे, तुम्हारा पिता छूट जाएगा, नहीं तो और भी आगे इसके ऊपर और भी कार्रवाइयां होंगी। ये सारी बातें जब जैसे ही वो सुनती है, वो भागते हुए अपने घर पहुंचती है, और घर पहुंचने के बाद अपने आसपास के लोगों से बातें करने लग जाती है। जो भी पड़ोसी होते हैं उनसे कहती है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगी। मेरे पिताजी को पुलिस वालों ने झूठ मूठ का अरेस्ट कर रखा है और 15,000 रुपए देना है। कुछ पैसे उसके पिताजी ने इकट्ठा करके उसको अपने तैयारी के लिए, अपने बुक्स वगैरह खरीदने के लिए 3-4 हजार रुपए दिया था, वो भी उसने अपना रखा हुआ था, उसको भी ले लेती है। लोगों से, पड़ोसियों से मांग करके और 15,000 रुपए इकट्ठा करके और थाने में लेकर के जाती है। उस इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए दे करके कहती है कि ये लीजिए पैसा और मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। जैसे ही वो पैसा देती है, उस इंस्पेक्टर के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो पैसे को पॉकेट में रखता है और कहता है कि सिपाही को आदेश देता है कि उसको बाहर निकालो, ऑटो वाले को। उसको सिपाही बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो कहता है उस प्रियंका से कि लेकर के जाओ, दोबारा कभी भी अगर थाने में आती हो तो इस तरह से मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। बहुत पावर है एक सब इंस्पेक्टर के पास, एक दरोगा के पास इतना पावर होता है कि तुम्हारे बाप को, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को जिंदगी भर इस जेल के अंदर रख करके सड़ा सकता है। अपने कानून, अपने संविधान का नॉलेज और जो भी तुम करती हो वो सारी चीजें अपने पॉकेट में रख करके कभी भी थाने में आना। ये सारी चीजें जब बोलता है, प्रियंका उसकी बातें सुनती रहती है। अपने पिताजी को जैसे ही बाहर निकलते हैं, अपने पिताजी के आंसुओं को पोंछती है, उनके शरीर को सहलाती है और कहती है पिताजी चलिए। उनको घर ले जाती है, घर जाके उनको अच्छे से नहलाती है और उनके जहां पर चोट लगे हुए थे सारी दवा वगैरह कराती है। और उसके बाद प्रियंका उसी दिन डिसाइड कर लेती है कि अब आज डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे IAS नहीं बनना है, मैं एक IPS बनूंगी। और IPS बनने के बाद इस दरोगा से मिलूंगी जिस दरोगा ने मुझे, मेरे पिताजी को टॉर्चर किया है। वो अपने पिताजी से कहती है पिताजी, आपके आंसुओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और एक दिन आप इंतजार करिएगा, वो समय बहुत जल्दी आएगा जिस दिन इन आंसुओं का मैं बदला आपके लूंगी। और इतना जैसे ही अपने पिता को कहती है, पिताजी की आंखों से और आंसू बहने लग जाता है और वो दौड़ करके अपने पिताजी के गले से लग जाती है। वो कहती है अब रोइए मत, रोने का समय बीत चुका है। और उस दिन के बाद से वो अपनी पढ़ाई और भी ज्यादा जोर शोर से करने लग जाती है। इतना मेहनत करती है, इतना मेहनत करती है कि 1 साल के अंदर ही वो UPSC काफी अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर लेती है। और जैसे ही UPSC वो निकालती है, उसके इतने ज्यादा अच्छे नंबर थे, उसके 34वें 35वें रैंक थे, उसके ऊपर IAS उसको मिल सकता था, लेकिन उसने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मुझे IAS नहीं, मुझे IPS चाहिए, मुझे एक SP बनना है। उसके बाद IPS की ट्रेनिंग वगैरह करती है। ट्रेनिंग करने के बाद थोड़े दिनों तक इधर उधर पोस्टिंग होता है और उसके बाद उस जिले में वो पहुंचती है जिस जिले का चार्ज भार संभालती है। वहां चार्ज भार संभालने के बाद वो पता करती है, इस थाने पर आकर के रिकॉर्ड्स निकलवाती है, इस थाने पर इस सन में और इस समय पर कौन से थानेदार थे। जब रिकॉर्ड मिलता है, उनका नाम मिलता है, उसके बाद वो अपनी पुलिस विभाग से पता करवाती है कि ये नाम का थानेदार किस थाने पर पोस्टिंग है। तो उसे पता चलता है कि वो जिस जिले में पोस्टिंग है उसी जिले के थाने में वो थानेदार इस समय पोस्टेड है। और जैसे ही उसको पता चलता है, उस थानेदार को अपने पास बुलवाती है। थानेदार उसके पास आता है और आने के बाद जब जोर का सलूट थानेदार SP साहिबा को मारता है, तो SP साहिबा उसका कुछ भी जवाब नहीं देती हैं और कहती हैं कि तुमने आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति के साथ ये किया था,
एक ऑटो वालों को पकड़ करके और तुमने जेल के अंदर डाला था और अपने थानेदारी का पावर दिखाया था। तुमने उस लड़की को कहा था कि एक थानेदार के अंदर बहुत सारा पावर होता है, अगर वो चाहे तो तुम्हें जेल के अंदर जीवन भर सड़ा सकता है। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल के अंदर सड़ा सकता है। वो बेटी तुम्हारे सामने बैठी हुई है और मैं ही हूं वो बेटी जिसको तुमने ये बातें बोला था। जैसे ही वो थानेदार ये बातें सुनता है, उसके पसीने उसके सिर से चूने लगते हैं, उसका शरीर कांपने लग जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है और वो सॉरी सॉरी कहता रहता है। वो कहता है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ऊपर प्रेशर था विधायक जी का और उसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा था। प्रियंका उसको समझाती है और कहती है कि विधायक, नेता, एमपी, एमएलए, इनके प्रेशर में अब कानून नहीं चलता है। इनके कहने से अगर जो व्यक्ति काम करता है वो कानून का सच्चा रखवाला नहीं है। आप आप में और उसके दलालों में क्या अंतर है? आप तो फिर उसके दलाल हुए कि उसके कहने के ऊपर आपने काम किया है और उसके कहने के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को तुमने अरेस्ट किया था जिसने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसके एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारा था तुमने, उस गरीब आदमी को इस तरह से तुमने टॉर्चर किया था और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वो हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगता रहता है, कहता है, मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा, मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा पोसूंगा, छोड़ दीजिए। लेकिन वो नहीं मानती है, कहती है कि उस दिन को याद करो जिस दिन तुमने एक ऑटो वाले को, एक गरीब आदमी को जेल के अंदर बंद किया था। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे घर में, उसकी भी एक बेटी थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, काफी पैसे की जरूरत होती थी, लेकिन वो बेचारा मेहनत करके 200-500 रुपए कमा करके अपने परिवार को पाल रहा था। लेकिन तुमने उससे भी 15,000 रुपए घूस लिया था। वो सारे एविडेंस मेरे पास हैं, सब कुछ मेरे पास मौजूद है और यही तुम्हें इस नौकरी से बाहर कराएगा। तुम्हें मैं किसी भी तरह से छोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि आपके आंसुओं का बदला मैं एक दिन लेकर के रहूंगी और उसी लिए मैंने रात दिन एक करके मेहनत किया है। मुझे बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने कसम खाया था अपने पिताजी को कि आपकी जो इज्जत दागदार हुई है, जो बर्बाद हुई है, आपके आंखों से जितने आंसू निकले हैं, ये आंसू उस व्यक्ति के आंखों से जब तक नहीं मैं बहाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और आज वही आंसू तुम्हारे आंखों से बह रहे हैं। इस तरह से वो कहती है। वो काफी देर तक इंस्पेक्टर वहां पर बैठ करके रोता रहता है और फिर अपने एक सिपाही को बुलाकर कहती है कि इसको यहाँ से ऑफिस से बाहर कर दो। उसको बाहर कर दिया जाता है और उसका केस रीओपन करा के उसका इन्वेस्टिगेशन कराती है। उस डेट में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, सारी केस का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होता है उस थानेदार के विपक्ष में होता है, विपरीत होता है कि इसने गलत तरीके से उसको कस्टडी में रख करके और 3rd डिग्री दिया था। और जब सारी चीजें जब रीओपन होती हैं तो मैडम अपना मेहनत, अपना पावर लगा करके उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवा देती हैं। उसके बाद अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी, वो थानेदार जिसने आपके साथ ऐसा ऐसा किया था उसको मैंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवा दिया है। उसके पिता काफी ईमानदार आदमी थे, काफी अच्छे आदमी थे। वो अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, उसके भी परिवार हैं, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी छोटे बच्चे होंगे, उसका भी परिवार होगा, नहीं करना चाहिए था। हमारे साथ जो कुछ भी हो गया उसको जाने दो, उस जो समय था बीत गया। हमें तो खुशी है कि तुम एक जिले की एसपी बन चुकी हो, तो जाने दो, उसने जो गलत किया, अगर हम भी उसके जैसे ही अगर गलत रास्ते पर जाएंगे, गलत करेंगे, तो हमारे और उसके अंदर क्या फर्क है? इसलिए जाने दो बेटी, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस मत कराओ। उसके बाद जब मैडम को ये पता चीजें, जब अपने पिता की बातें सुनती हैं तो फिर वो कहती हैं, ठीक है पिताजी, डिसमिस नहीं करवाऊंगी लेकिन इसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड जरूर कराऊंगी और इसकी पोस्टिंग ऐसे जगह पर कराऊंगी जहां पर ये बैठ करके सिर्फ रोएगा, इसको न लोग देखने को, न पब्लिक देखने को मिलेगी। वहां पर अकेले बैठ बैठ करके और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता रहेगा। और वही मैडम करती हैं, उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करवा देती हैं और सस्पेंड करवाने के बाद फिर उस वो जब ज्वाइनिंग करता है तो ज्वाइनिंग के बाद उसको एक ऐसे एरिया में पोस्टिंग कराती हैं जहां पर वो बैठ बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसता रहता है कि कहां पर पोस्टिंग आ गया, किसी भी तरह से अपना दिन काटता रहता है। दोस्तों, इस तरह से मैडम ने मेहनत करके और रात दिन एक करके अपने पिता के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेती है और एक नेक काम कर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बेटियां अपने माँ बाप के ऊपर हुए हर अत्याचार का बदला जरूर लेने की कोशिश करती हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।